स्वागत है नया इंडिया टीवी के आज प्रोग्राम के पार्ट 2 में। इसमें पर्दे के पीछे की बातों, राजनीति को बताने वाली गपशप है तो हल्ला प्राप्त मुद्दे का, मसले का खुलासा भी। सो सुने और पाएं बेबाक बेधड़क जानकारी, वह सोचे कि क्या सही है और क्या गलत। पहले जाने सुने आज की गपशप। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने कई अहम फैसले किए हैं। बताया जा रहा है कि ये फैसले सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की सलाह से किए हैं। केंद्र सरकार के 2 अहम फैसलों पर खास तौर से चर्चा हो रही है। पहला फैसला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में जारी नए निर्देशों का है और दूसरा ई-कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी करने से रोकने का है। भाजपा के नेताओं का दावा है कि खुदरा कारोबारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ई-कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी सामानों की आपूर्ति करने से रुकवाया। इसी तरह भाजपा का दावा है कि उसने सरकार को आगाह किया था कि चीन कोरोना संकट का फायदा उठाकर भारत में निवेश कर सकता है। तभी सरकार ने एफडीआई के नियम बदले और यह अनिवार्य किया है कि पड़ोसी देशों से आने वाले निवेश पर पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। अब भाजपा नेताओं का दावा है कि उन्होंने केंद्र सरकार से कहा है कि छोटे व मझौले उद्योगों को बचाने के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान। पार्टी के एक जानकार नेता का कहना है कि केंद्र सरकार के पहले पैकेज में लघु व मझौले उद्योगों के लिए कुछ खास नहीं था। इस बीच खबर है कि सरकार लघु व मझौले उद्योगों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करने वाली है। ऐसा हुआ तो पार्टी फिर इसका श्रेय लेगी। कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले दिनों एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने सरकार से लघु व मझौले उद्योगों को राहत देने की अपील की। भाजपा के नेता और जानकार अर्थशास्त्री सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ट्वीट करके कहा कि इस सेक्टर को सस्ते कर्ज की जरूरत है। इस बीच यह खबर है कि सरकार एमएसएमई सेक्टर के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी के नेता इसका श्रेय निश्चित रूप से सोनिया गांधी को देंगे। जैसा पिछले दिनों भारत सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के बारे में किए गए फैसले का श्रेय राहुल गांधी को दिया। असल में राहुल गांधी ने 12 अप्रैल को एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने यह आशंका जताई थी कि चीन इस संकट का फायदा उठाकर भारत में निवेश बढ़ा सकता है। तभी जब सरकार ने फैसला किया कि पड़ोसी देशों से आने वाले हर निवेश के लिए पहले केंद्र की मंजूरी लेनी होगी, तो राहुल ने ट्वीट करके इसका श्रेय लिया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की सरकार देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे राज्यों के मजदूरों को निकाल रही है। इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी के नेता, पार्टी की महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा को दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इसकी मांग करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी थी। नीति आयोग ने कहा कि भारत में 16 मई के बाद कोरोना के मामले खत्म हो जाएंगे। इस तरह की बातों से लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है। आयोग की भविष्यवाणी ऐसे समय में आई है जब पिछले 1 हफ्ते से लगभग हर दिन 1,500 नए मामले आ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि कोरोना उसके पास नहीं पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इस बीच अहमदाबाद के नगर निगम आयुक्त विजय नेहरा ने कहा है कि अभी कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले जिस रफ्तार से दोगुने हो रहे हैं, अगर यही रफ्तार रही तो मई के अंत तक अहमदाबाद में 8 लाख मामले हो जाएंगे। इस समय 4 दिन में मामले दोगुने हो रहे हैं। 15 मई तक ही संक्रमितों की संख्या 50,000 पहुंच सकती है। इसी तरह आगरा में भारतीय जनता पार्टी के मेयर नवीन जैन, उन्होंने सरकार से अपील की है कि वह आगरा को बचाने का प्रयास करें, वरना यह शहर भारत का वुहान बन जाएगा। फिलहाल आगरा में 400 संक्रमित हैं। सोचे यह कितनी गंभीर बात है कि मेयर को इस बात की चिंता है कि आगरा भारत का वुहान बन सकता है, पर नीति आयोग को लग रहा है कि 16 मई के बाद मामले खत्म हो जाएंगे। आप देख रहे हैं सोचें, सोचना जरूरी है। अब है खुलासा। ताजा सुर्खियों में और बहस में जिस बात ने आपको भड़काया है या कंफ्यूज किया है, उसका मतलब क्या है और ओर छोर क्या, इसे समझने के लिए अब देखें आज का खुलासा। सरकारें जब भी राहत या आर्थिक पैकेज का ऐलान करती हैं या किसी कल्याणकारी योजना की घोषणा करती हैं तो उसका एक टारगेट होता है, एक लक्षित समूह होता है जिस तक मदद पहुंचानी होती है। मिड डे मील से लेकर मनरेगा और अंत्योदय तक हर योजना का लाभ लेने वाला एक लक्षित समूह है। पर इस सिद्धांत पर नियम और कानून तब बनते हैं जब देश में हालात सामान्य होते हैं और सरकार के पास कुछ आंकड़े होते हैं जिनके आधार पर उसे एक लक्षित समूह की मदद करनी होती है। पर किसी प्राकृतिक या कृत्रिम आपदा के समय में इस सिद्धांत पर कानून नहीं बनाया जा सकता है। जैसे अभी कोरोना का संकट चल रहा है, ऐसे समय में सरकार को एक लक्षित समूह की बजाय देश के सभी नागरिकों या ज्यादा से ज्यादा नागरिकों तक राहत पहुंचाने की नीति पर काम करना चाहिए। भारत की आबादी और आर्थिक आधार पर इसके वर्गीकरण को बहुत सरल तरीके से भी देखें तो यह बहुत स्पष्ट है कि देश की 80% आबादी को मदद की जरूरत है। मोटे तौर पर अगर आबादी को समूहों में बांटे तो 3 ऐसे समूह बनते हैं जिनको अभी तत्काल मदद की दरकार है। इनमें सबसे पहला समूह मजदूरों का, जिनमें खेत मजदूर भी शामिल है।
दूसरा समूह किसानों का है और तीसरा स्वरोजगार वालों का है। इसके अलावा हाशिए के और वंचित समूहों का एक बड़ा हिस्सा है, जिनमें जंगल में रहने वाले आदिवासी, बेघर लोग, थर्ड जेंडर के लोग और बुजुर्ग आदि आते हैं। इन सबका कुल हिस्सा आबादी में 80% या उससे भी ज्यादा बनेगा। सरकार को अपनी तमाम लक्षित योजनाओं को छोड़कर 80% आबादी की मदद की योजना शुरू करनी चाहिए। सरकार की ओर से कहा जा सकता है कि वह मनरेगा के तहत काम दे रही है, या राशन बांटा जा रहा है, या किसान सम्मान निधि भेजी जा रही है। पर इस समय टुकड़ों में मदद देने की जरूरत नहीं है, बल्कि समग्रता में मदद देने की जरूरत है। देश की 80% आबादी को एक समूह मानकर सारी मदद उन तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। सरकार के पास अनाज भी है, उसके पास पैसा भी है। भारत सरकार के गोदामों में इस समय अनाज भरा हुआ है। सरकार के पास 74 मिलियन टन यानी कोई 7.5 करोड़ टन अनाज है। इसमें कोई 2.5 करोड़ टन गेहूं और 3.25 करोड़ टन चावल है। बाकी दूसरे अनाज है। सरकार के अपने नियमों के मुताबिक आपात स्थिति के लिए उसके गोदाम में 2.5 करोड़ टन यानी 25 मिलियन टन अनाज का बफर स्टॉक होना चाहिए। इस लिहाज से भी सरकार के पास कोई 50 मिलियन टन यानी 5 करोड़ टन अनाज अतिरिक्त है, जिसे गोदामों में रखे रहने पर ही भारी भरकम खर्च आता है। ऊपर से अभी सरकार करीब 40 मिलियन टन रबी की फसल खरीदने वाली है। उसे रखने के लिए जगह भी कम पड़ेगी। तभी सरकार को चाहिए कि वह गोदाम से अनाज निकाले और उसे 80% आबादी के घरों तक पहुंचाने का बंदोबस्त करे। अगर सरकार 5 व्यक्ति के परिवार को 50 किलो अनाज भी देती है, तब भी बफर स्टॉक बचा रहेगा। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जिन 80% लोगों तक राहत पहुंचाने की बात हो रही है, उसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका कामकाज बंद हुआ। दिहाड़ी मजदूरों का कामकाज बंद है, तो स्वरोजगार करने वालों का धंधा भी ठप है। किसान कई तरह के संकट झेल रहे हैं, क्योंकि उत्पादन से लेकर आपूर्ति तक की सारी चेन टूटी हुई है। इसलिए सरकार को इन समूहों के लिए नगद राशि का भी इंतजाम करना होगा। राशन पहुंचाने के मुकाबले नगद पहुंचाना थोड़ा मुश्किल है और तकनीकी काम है, पर मनरेगा के खातों और पेंशन खातों के जरिए पैसा भेजा जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बनाई सलाहकार समूह के प्रमुख पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सभी जनधन खातों में 7,500 रुपए डालने का सुझाव दिया है। एक अनुमान के मुताबिक सरकार अगर जनधन खातों, मनरेगा खातों, वृद्धावस्था या दिव्यांग पेंशन पाने वालों के खातों को मिलाकर कुल 80% आबादी के लिए प्रति व्यक्ति 7,000 रुपए भी डाले तो 4.25 लाख करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा का खर्च आएगा। इसका मतलब है कि भारत के अनुमानित जीडीपी का 2.5%। यह सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। अमेरिका अपने यहाँ अब तक 2400 अरब डॉलर यानी करीब 180 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज बांट चुका है, जो उसकी जीडीपी के 10% से कुछ ज्यादा है। भारत में तो सिर्फ 5-6 लाख करोड़ रुपए का पैकेज बांटने की बात हो रही है, और यह भी जीडीपी के 2.5-3% से ज्यादा नहीं होगा। सरकार लघु व मझौले उद्योगों के लिए पैकेज दे, बड़े उद्योगों के लिए भी राहत की व्यवस्था करे, वेतन भोगियों के बारे में भी सोचे, पर उससे पहले 80% हाशिए के लोगों के जीवन और उनकी आजीविका के बारे में सोचे। YouTube पर नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वहाँ जो घंटी बनी हुई है उसे दबाएं, ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।